So hello and a very good afternoon to you all. Welcome to our online official platform रोजगार with संदीप सिवाच. This is गगन अरोड़ा, your nursing educator. आशा करते हैं आप सभी अच्छे हम स्वस्थ होंगे. आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए स्टाफ नर्स हरियाणा के लिए एक शानदार सा अनोटमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक अच्छा सा सेशन, जिसमें कि हम अनोटमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड अपने टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं. आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन से. इस सेशन के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट अनोटमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो है रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक है जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन. फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्या है. अगर हम श्वसन की बात करें तो हमारे माइंड में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है कि हमने सांस ली, फेफड़ों तक गई सांस और वापस आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है. इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो वो भी इंक्लूड होती हैं. बहुत सारी यहाँ पर प्रोसेसेस देखी जाती हैं और उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर हम देखें यहाँ पर दो नामों की बात करते हैं. एक है ब्रीदिंग और दूसरा है रेस्पिरेशन. वन इज ब्रीदिंग एंड अनदर इज रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर एक श्वसन है. अगर हिंदी में मतलब निकाले तो दोनों का सेम ही अर्थ जो है हमें दिखाई देगा. ब्रीदिंग इज सांस लेना, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ श्वसन यानी कि सांस लेना ही होता है. लेकिन यहाँ पर ब्रीदिंग में क्या होता है, हमने सांस ली यानी कि हम सांस लेंगे तो इनहेल क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन. इनहेल क्या करेंगे, ऑक्सीजन. और एक्सहेल क्या करेंगे, CO2. एज वी ऑल नो कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हम इनहेल करेंगे, और सांस जब हम वापस छोड़ेंगे तो वहां पर एक्सहेल क्या करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2. ब्रीदिंग सिर्फ यहीं तक था. ब्रीदिंग सिर्फ यहीं तक था. लेकिन रेस्पिरेशन यहां से स्टार्ट होता है. रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की बात करें तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है. अर्थ दोनों का सेम निकलेगा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का. लेकिन यहाँ पर मेजर डिफरेंस है कि ब्रीदिंग या सांस लेना क्या होता है, सिर्फ इनहेल करना ऑक्सीजन को और एक्सहेल करना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, एक प्रक्रिया है यानी कि क्या है, ये एक प्रोसेस है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑक्सीडेशन होता है. इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया देखी जाती है. किसका ऑक्सीकरण होता है, फूड का. तो हमें पता है ऑक्सीजन एल्वोलाइज के बाद कहाँ पर एंटर कर जाती है, ब्लड में. और ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है. क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. तो यहीं पर ऑक्सीजन जब ऐड होती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है. ऑक्सीडेशन होता है किसका, फूड का. और बिल्कुल जो नेक्स्ट में फूड जो है पार्टिकल किसमें टूट जाते हैं, एनर्जी देने के लिए जो होती है लास्ट में ग्लूकोज. अब ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण. ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, जब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन देखी जाएगी, यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी यहाँ पर. और यहाँ पर क्या देखा जाएगा, यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा CO2 H2O प्लस में रिलीज होगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. इन द फॉर्म ऑफ ATP. अब ATP की फुल फॉर्म क्या है, ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो यहाँ पर हमने देखी ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी रिलीज होती है, हमारा शरीर ऊर्जा को खर्च करता है किसकी फॉर्म में, ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में. अब ATP तो रिलीज होते हैं, लेकिन कितने ATP रिलीज होते हैं, यहाँ पर होते हैं 36 से 38 ATP रिलीज. कितने होते हैं, 36 से 38 ATP रिलीज होते हैं इस रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया के दौरान. अभी कितनी कैलोरीज बनती है, तो यहाँ पर ये बनती है हमारी 673 किलो कैलोरीज. कितनी बनती है, एनर्जी बनती है यहाँ पर 673 kcal. तो यहाँ पर रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी गई. तो रेस्पिरेशन अगर कोई हमसे पूछे तो हमारी रेस्पिरेशन कैसी प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन है हमारी केमिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन क्या है, हमारी केमिकल प्रोसेस है. कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है. लेकिन यहीं पर कोई ब्रीदिंग पूछे तो ये है हमारी फिजिकल रिएक्शन. कैसी रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है. ब्रीदिंग हमारी फिजिकल रिएक्शन है
और हमारी जो रेस्पिरेशन है वो कैसी रिएक्शन है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। तो होप आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। उससे पहले हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर जो किसका है, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। यहाँ पर श्वसन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि श्वसन के अंग। अब श्वसन के अंग क्या होंगे, वे अंग जो श्वसन में सहायक हैं उनको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, श्वसन के अंग, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन। दैट ऑर्गन विच आर असेंशियल टू परफॉर्म एनी रेस्पिरेटरी रिलेटेड एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो श्वसन के अंग कौन से होंगे। अब श्वसन स्टार्ट कहाँ से होता है, श्वसन स्टार्ट कहाँ से होता है, हमने सांस ली तो सांस कहाँ से लेंगे, नोज से। सांस कहाँ से लेंगे, नोज से, ठीक है, यानी कि नाक से। उसके बाद नाक से जो एयर है वो कहाँ जाएगी, नासाद्वार यानी कि नोस्ट्रिल्स तक। नोस्ट्रिल्स के बाद जो एयर है वो जाएगी एक कॉमन हिस्से में जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। अब फेरिंग्स के बाद जो एयर है जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ जाएगी, लैरिंग्स वाले पार्ट तक। कहाँ जाएगी, लैरिंग्स वाले पार्ट तक। अब लैरिंग्स था वॉइस बॉक्स, क्या होता है लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। अब लैरिंग्स के बाद जो एयर है वो एंटर कर जाएगी ट्रैकिया के अंदर। कहाँ कर जाएगी, ट्रैकिया के अंदर एंटर कर जाएगी। अब ट्रैकिया के बाद जो एयर है, ट्रैकिया यहां से दो हिस्सों में टूट जाएगी। ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप होती है जो यहाँ से दो हिस्सों में टूट जाएगी। एक जाएगी राइट वाले फेफड़े के अंदर और दूसरी जाएगी लेफ्ट वाले फेफड़े के अंदर। यहाँ पर यही ट्रैकिया दो हिस्सों में टूट जाएगी। अब ये टूट गई, जैसे यहाँ पर ये ट्रैकिया थी, ये दो हिस्सों में टूट गई। एक चली जाएगी राइट वाले लंग के अंदर, एक चली जाएगी लेफ्ट वाले लंग के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, यही जो शाखा थी, यही जो ट्रैकिया टूटी है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। यही ब्रोंकाई आगे और शाखाओं में टूटेगी, यही ब्रोंकाई आगे और शाखाओं में टूटती हुई हमें दिखाई देगी, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। यही प्राइमरी ब्रोंकाई और शाखाओं में टूटेगी जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। और यही सेकेंडरी ब्रोंकाई अगर और शाखाओं में विभाजित होती हुई हमें दिखी तो उसको हम नाम दे देंगे टर्शरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई। और बिल्कुल लास्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पर हमें दिखता है, बिल्कुल एंड स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है फेफड़ों के अंदर, वो होती है हमारी एल्वोलाइज। क्या होती है, हमारी एल्वियोलाइज होती हैं। एल्वियोलाई को हम हिंदी में बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं, वायु कोश या वायु कुपिकाएं। क्या बोलते हैं, वायु कोश या वायु कुपिकाएं। यहीं से एक्सचेंज होता है हमारा गैसेस का। किसका एक्सचेंज होता है, हमारा गैसेस का। अब यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे, हमने सांस ली, कहाँ से ली, नाक से, ठीक है। यहीं पर उसके बाद एक कॉमन हिस्सा आया, किसका, सांस ली, यहाँ पर एक कॉमन हिस्सा है जिसको हमने नाम दिया फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। फेरिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसनी कहा जाता है हिंदी में फेरिंग्स को। अब फेरिंग्स क्या है, कॉमन हिस्सा है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथवे है। यहाँ पर दो पाइप होती हैं, एक होती है हमारी फूड पाइप, एक होती है हमारी विंड पाइप। एक होती है हमारी फूड पाइप, सेकंड वन इज विंड पाइप। यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर फेरिंग्स क्या है, कॉमन हिस्सा है जहां पर ऑक्सीजन भी आ रही है और यहाँ पर खाना भी आ रहा है। जहां पर ऑक्सीजन भी आ रही है और जहां पर खाना भी हमें आता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर कवरिंग पाई जाती है विंड पाइप के ऊपर भी, और यहाँ पर कवरिंग होती है हमारी फूड पाइप के ऊपर भी। फूड पाइप के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं गुलेट, और जो हमारी विंड पाइप के ऊपर कवरिंग है उसका नाम है एपिग्लोटिस। और फेरिंग्स का यानी कि ग्रसनी का कोई भी कार्य हमें यहाँ पर नहीं दिखता। इसका केवल क्या काम है, ये सिर्फ एक पाथवे है, यानी क्या है, एक रास्ता है जो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को भी और खाने को भी। बस थोड़े टाइम के लिए पाथवे प्रोवाइड करता है। जैसे हमने खाना खाया, जैसे हमने सांस ली, तो एक कॉमन पाथवे के अंदर आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ग्रसनी बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रसनी, आई होप आपको समझ आया होगा फेरिंग्स का हिस्सा जो है किस प्रकार से यहाँ पर दिखा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर नोज से सांस ली हमने, फेरिंग्स में गई। उसके बाद यहीं पर एक कॉमन हिस्सा और दिखेगा हमें जिसका नाम है लैरिंग्स। क्या है यहाँ पर, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स होता है स्वर यंत्र। लैरिंग्स क्या होता है, स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स यानी कि स्वर यंत्र।
वॉइस बॉक्स यानी कि स्वर यंत्र। अब वॉइस बॉक्स क्यों है? क्योंकि हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज जो है वोकल कॉर्ड से वाइब्रेट होकर के सुन रही है, ठीक है, किसी को भी। तो हमें किसी की आवाज क्यों सुन रही है? गले में से। गले में क्या है? लैरिंग्स है। लैरिंग्स क्या होता है? स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स। उसमें प्रेजेंट होती है वोकल कॉर्ड जिसमें होती है वाइब्रेशन, देन हमें किसी का भी साउंड जो है सुनाई देता है, ठीक है। तो लैरिंग्स को हम यहाँ पर कहते हैं वॉइस बॉक्स यानी कि स्वर यंत्र। अब इसी लैरिंग्स के बाद यहाँ पर यही लैरिंग्स जो है आगे अटैच होता है ट्रैकिया से। किससे अटैच होता है? ट्रैकिया से। अब ट्रैकिया जो है क्या है? विंड पाइप है। ट्रैकिया क्या है? हमारी विंड पाइप है। यहीं पर ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप यानी कि श्वास नली है। कौन सी नली है? श्वास नली है, जिसका हम नाम क्या देते हैं? ट्रैकिया। क्या है यहाँ पर? ट्रैकिया। इसी ट्रैकिया के ऊपर सी शेप की रिंग्स पाई जाती है। इसी ट्रैकिया के ऊपर सी शेप की रिंग पाई जाती है जो कि कार्टिलेज की बनी हुई होती है। जो कि किसकी बनी हुई होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। अब कौन से कार्टिलेज की बनी होती है? तो ये हमारी बनी होती है सी शेप रिंग जो है हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। सी शेप रिंग किसकी बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई हमें यहाँ पर दिखती है। कौन सा कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज की यहाँ पर बनी हुई दिखती है हमें सी शेप की रिंग्स, जो कि किस पर है? ट्रैकिया के ऊपर है। यहीं पर ट्रैकिया जो है दो हिस्सों में टूट जाती है। यहीं पर ट्रैकिया दो हिस्सों में टूट जाती है और दोनों के दोनों हिस्से कहाँ पर चले जाते हैं? लंग्स के अंदर। कहाँ चले जाते हैं? लंग्स के अंदर। अब यहाँ पर सी शेप रिंग हमें दिखी जो कि किसकी बनी है? यहाँ पर सी शेप रिंग बनी है हाइलिन कार्टिलेज, बनी है यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज की। और यहाँ पर दोबारा से जो है स्टार्ट होगा, यहाँ पर होगा हमारा राइट लंग और यहाँ पर होगा हमारा लेफ्ट लंग। एक है हमारा राइट लंग और ये है हमारा लेफ्ट लंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे इन्हीं लंग्स के ऊपर एक कवरिंग भी दिखती है। इन्हीं लंग्स के ऊपर एक कवरिंग भी जो है हमें दिखती है। वो किसकी कवरिंग होती है? इन्हीं लंग्स के ऊपर हमें क्या दिखती है? कवरिंग दिखती है, जिस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? प्लूरा। ये है हमारा लेफ्ट लंग और यहाँ पर होगा हमारा राइट लंग। जो हमारा राइट लंग है, जो हमारा राइट वाला लंग है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। थोड़ा सा क्या होता है? लार्जर होता है। किससे? एज कंपेयर लेफ्ट वाले लंग से। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाले लंग में एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है मीडियास्टिनम। क्या नाम होता है? मीडियास्टिनम। और उस कैविटी में कौन रहता है? उस कैविटी में रहता है हमारा हृदय यानी कि हार्ट। और उसी वजह से जो लेफ्ट वाला लंग है उसकी जो थोड़ी सी जगह है वो कौन घेर लेता है? हार्ट। इसी वजह से जो राइट वाला लंग है लेफ्ट वाले लंग से जो है बड़ा होता है आकार के अंदर। और यहाँ पर राइट वाले लंग के 3 हिस्से पाए जाते हैं और लेफ्ट वाले लंग के केवल कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। यहीं पर ये जो ट्रैकिया है हमारी, यहीं पर ये जो ट्रैकिया है वो यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो गई, जिसको हमने नाम दिया ब्रोंकाई। जिसको हमने क्या नाम दिया? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। यहाँ पर ट्रैकिया जो है, वाइंड पाइप जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई सॉरी। यहाँ पर इस हिस्से को हमने नाम क्या दिया? ब्रोंकाई। अब यही ब्रोंकाई आगे भी शाखाओं में जो है टूटेंगे। यही ब्रोंकाई की जो शाखाएं हैं आगे भी विभिन्न शाखाओं में जो है टूटती हुई हमें दिखाई देंगी, ठीक है, जिनको हम बोल देंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। और यही प्राइमरी ब्रोंकाई जब आगे और शाखाओं में जो है टूटती हुई दिखाई देंगी तो उसका नाम हम क्या रख देंगे? उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। और बिल्कुल लास्ट में जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर पाया जाएगा इसका एल्वियोलाई का। इसका एल्वियोलाई दिखेंगी हमें बिल्कुल लास्ट के अंदर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु कोश। जिसको क्या बोलते हैं? वायु कोश। लास्ट स्ट्रक्चर क्या है?
एल्वियोलाई, वायु कुपिकाएं, वायु कुपिका या वायु कोश, ठीक है, क्या बोलते हैं, वायु कुपिका और वायु कोश। यहीं पर जो एल्वोलाइज है, एल्वोलाइज में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां पर याद रखना हमें, होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज का मतलब क्या है, यानी कि यहां पर आती तो क्या है लास्ट में ऑक्सीजन, लेकिन यहां से जाती क्या है, CO2, क्या जाती है, CO2। हमने सांस ली, इनहेल क्या की थी, ऑक्सीजन, लेकिन बाहर क्या जाएगी, CO2। तो यहाँ पर जादू तो नहीं हुआ, कार्बन ऐड हो गया, किसकी वजह से, जो ऑक्सीडेशन हुआ रेस्पिरेशन के अंदर, क्या हुआ रेस्पिरेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन जो हमने देखा, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होकर के प्रोडक्ट क्या बना था, वहां पर CO2 और H2O। तो जो CO2 थी वो क्या जाएगी, यहीं से एक्सचेंज होकर के बाहर चली जाएगी एनवायरनमेंट में, और यहां से क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। तो एक्सचेंज हुआ कहां, पर्टिकुलरली एक्सचेंज दिखा हमें एल्वियोलाइज, यानी कि वायु कुपिकाओं द्वारा क्या दिखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें यहाँ पर दिखा। तो यहाँ पर ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स जो हैं, यहाँ पर ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स जो हैं, सिर्फ यहाँ पर सर्कुलेशन करते दिखाई देंगे। इनका काम क्या है, केवल सर्कुलेशन का, ट्रैकिया का और ब्रोंकाई का। ट्रैकिया, ब्रोंकाई किसका काम करते हैं, सर्कुलेशन का। किसका सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ एयर, सर्कुलेशन ऑफ एयर का काम कौन करते हैं, ट्रैकिया और ब्रोंकाई। लेकिन यहाँ पर एल्वोलाइज क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि यहाँ पर आती तो क्या है ऑक्सीजन, और जाती क्या है यहाँ से, CO2, क्या जाती है, CO2। यहाँ पर ऐसी वायु कुपिकाएं, अब वायु कुपिकाओं को क्या कहा जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वायु कुपिकाएं क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, दे आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या, वायु कुपिकाएं। अब यहाँ पर वायु कुपिका कितनी होती हैं, ये पाई जाती हैं 15 करोड़ से ज्यादा, 15 करोड़ से ज्यादा, मोर देन 15 करोड़ इन ईच लंग, इन ईच लंग्स, यानी कि 200 से 300 मिलियन, कितनी, 200 से 300 मिलियन दिखाई देती हैं प्रत्येक फेफड़े के अंदर, और जॉइंटली कितनी हो जाएंगी, 500 से 600 मिलियन, यानी कि तकरीबन 30 करोड़ हो जाएंगी किसने अंदर, दोनों फेफड़ों के अंदर। अगर एक की बात करें तो मोर देन 15 करोड़ होती हैं ईच लंग के अंदर। अब ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एल्वोलाइज क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, लेकिन एल्वोलाइज की भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एल्वोलाइज की भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एल्वोलाइज को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एल्वियोलाई को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलस, क्या बोलते हैं, एल्वियोलस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एल्वोलाई को हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वियोलस। यानी कि बहुत सारे एल्वियोलस मिलकर के क्या बनाएंगे, एल्वोलाई मिलाकर के क्या बनाते हैं, एल्वोलाई बनाते हैं। अब एल्वोलाई क्या है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एल्वोलाई है। लेकिन यहाँ पर इसकी भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एल्वियोलस। एल्वियोलस क्या है, सबसे छोटी यूनिट, यानी कि एल्वियोलस मिल करके 1 2 3 4 जो पूरी चेन जो है इनकी मिल करके एक एल्वियोलाई बनाएगी, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो होप यहां तक आपको जो है क्लियर हो गया होगा, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जरूरी तो नहीं है अब हमारे पास सांस लेने के लिए क्या है, फेफड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारे के सारे जीवों में ही उनके पास फेफड़े हो, कईयों के पास गिल्स होते हैं, कईयों के पास ट्रैकिया होता है, वहां से श्वसन जो है उनका अच्छे प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और एग्जाम्पल है कुछ एनिमल्स के। सबसे पहले हम बात करेंगे फेफड़ों की, यानी कि लंग्स किन के पास होते हैं, तो लंग्स पास होते हैं रेप्टाइल्स के,
रेप्टाइल्स क्या हमारे सरीसृप, एम्फीबियन यानी कि उभयचर, और मैमल्स, मैमल्स का मतलब क्या होता है जैसे कि हम, ठीक है, सारे के सारे स्तनपाई जो होते हैं। अब पार्शियली होते हैं एम्फीबियंस के पास, जरूरी नहीं है सभी एम्फीबियन के पास जो है लंग्स हो, किसी के पास प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी के पास प्रेजेंट नहीं भी होते। तो एम्फीबियन के पास क्या होते हैं, पार्शियली होते हैं। उसके बाद स्किन से, जो स्किन से सांस लेते हैं, अब आगे ना एम्फीबियन क्या आ गया, फ्रॉग आ गया, यानी कि मेंढक। मेंढक क्या है, स्किन से सांस भी लेता है, मेंढक जो है स्किन से सांस भी लेता है। उसके बाद आ गए गलफड़े यानी कि गिल्स। गिल्स किस किस के अंदर होते हैं, बोनी फिशेस, बोनी फिशेस के अंदर क्या पाए जाएंगे, गिल्स पाए जाएंगे, जो कार्टिलेजिनियस फिशेस होती है, यानी कि कार्टिलेज होते हैं जिनके शरीर में प्रेजेंट, जैसे कि हमारी शार्क, जो टेडपोल्स होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, सभी के अंदर जो काम करेंगे, कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करेंगे, यहाँ पर गिल्स काम करेंगे। देन है हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया किसके अंदर, सारे के सारे जो इंसेक्ट है जैसे कि ग्रास होपर है, सेंटीपाइड्स है, मिलीपीड्स हैं, सभी के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रैकिया पाया जाएगा। ट्रैकिया से श्वसन देखा जाएगा, किससे देखा जाएगा श्वसन, ट्रैकिया से देखा जाएगा। देन बॉडी सरफेस से यानी कि डिफ्यूजन से, यानी कि विसरण क्रिया से, विसरण क्रिया से या बॉडी के सरफेस से कौन देंगे, जो सांस जो है अपनी पूरी करेंगे, पूरी उस प्रक्रिया को। सीलेंट ट्रेट सारे के सारे जैसे कि हाइड्रा, पोरीफेरा, जिनके शरीर पर पोर्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पोरीफेरा, ठीक है। प्रोटोजोन्स है सारे के सारे, किससे सांस लेंगे, सारे के सारे अपने बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन करके जो है अपने सांस की जो पूरी क्रिया है उसको पूरा करते हैं। बुक लंग्स किसके पास होते हैं, जैसे स्पाइडर होते हैं, सारे के सारे यानी कि स्कॉर्पियंस होते हैं, जो भी बिच्छू होते हैं, सारे के सारे के पास क्या होते हैं, बुक लंग्स होते हैं। देन बुक गिल्स किसके पास होते हैं, जो किंग क्रेब्स होते हैं, क्या होते हैं, किंग क्रैब होते हैं, यानी कि केकड़े होते हैं। मेंटल कैविटी मोलस्क यानी कि इनवर्टिब्रेट, ऑक्टोपस एंड पाइला, ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, मेंटल कैविटी होती है। यहाँ पर एयर ब्लैडर किनके पास होते हैं, बोनी फिशेस के पास। लंग्स भी होते हैं और एयर सेक्स दोनों होते हैं किनके पास, बर्ड्स यानी कि पक्षियों के पास। देन क्लोकल रेस्पिरेशन किनमें, सम टर्टल्स यानी कि कछुए जो होते हैं उनके पास होता है। और यहाँ पर बकोफेरेंजियल कैविटी किनके पास होती है, यानी कि दोनों फेरेंजियल कैविटी किसके पास होती है, फ्रॉग्स यानी कि मेंढक के पास। तो एक बार इसको देखेंगे, अब हम देखेंगे ब्रीद, क्या देखेंगे, ब्रीद क्या है, यानी कि श्वसन या सांस क्या है। अब अगर हम ब्रीद की बात करें, यानी कि हमने सांस ली, तो एक सांस में कितनी प्रक्रियाएं इंक्लूड होती हैं, सांस में हमने इंक्लूड किया है इंस्पिरेशन भी, क्या इंक्लूड किया है, इंस्पिरेशन भी, यानी कि ब्रीद में क्या प्रेजेंट है, इंस्पिरेशन, यानी कि हमने सांस अंदर ली, सांस को इनहेल किया और सांस को एक्सहेल किया, यानी कि एक्सपीरेशन भी, यानी कि एक्सपीरेशन भी। ब्रीदिंग में क्या क्या इंक्लूड है, सांस की एक पूरी साइकिल किसको मानी जाती है, जब हम सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से जब हम देखेंगे, जब हमारे क्या बनती है, एक ब्रीथ यानी कि एक सांस बनती है, जब हम सांस ले भी रहे हैं उसी साइकिल में सांस हम छोड़ भी रहे हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमें लगता है 2 सेकंड का वक्त, तकरीबन कितने, ऑन एवरेज 2 सेकंड का वक्त लगता है सांस लेने में, इनहेल करने में, फेफड़ों तक पहुंचाने में। और जब हम सांस को एक्सहेल करते हैं यानी कि बाहर छोड़ते हैं, तब हमें लगता है तकरीबन 3 सेकंड का वक्त। कितना लगता है, तकरीबन 3 सेकंड का वक्त लगता है जब हम सांस को क्या है, बाहर छोड़ते हैं। तो सम्मिलित रूप से एक सांस की जो दर है वो क्या होती है, उसमें इंस्पिरेशन भी आएगा और एक्सपिरेशन भी आएगा, यानी कि टोटल 5 सेकंड लगते हैं ऑन एवरेज ह्यूमन को एक सांस की साइकिल को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो सांस में क्या होता है, सांस सम्मिलित होती है, सांस सम्मिलित रूप से देखी जाती है, देखी जाती है, ठीक है। इसमें इंस्पिरेशन भी होता है और एक्सपीरेशन भी होता है, दोनों की दोनों प्रोसेसेस क्या होती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं। अकेला इंस्पिरेशन नहीं है, अकेला एक्सपीरेशन नहीं है, दोनों को जब हम इंक्लूड करेंगे तब हम क्या बनेंगे, एक सांस जो है हमारी बनती है। और मिनिममली कितने सेकंड हो गए, ये 5 सेकंड हो गए एक सांस के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रीद रेट कितना है एडल्ट के लिए, एडल्ट के लिए ब्रीद रेट कितना है ऑन एवरेज एडल्ट के लिए, और यहाँ पर शिशुओं के लिए यानी कि इन्फेंट के लिए, इन्फेंट या शिशु,
के लिए ब्रीदिंग रेट जो है किस प्रकार से दिखेगा। तो हमें याद रखना है कि एडल्ट का ब्रीदिंग रेट कितना है, ये है 14 से 18 ब्रीद पर मिनट, सॉरी 12 to 16 ब्रीद पर मिनट। कितना है, 12 to 16 ब्रीद पर मिनट है ऑन एवरेज एक एडल्ट का ब्रीदिंग रेट। और यहीं पर अगर शिशु की बात करें, इन्फेंट की बात करें, या अभी अभी जन्मा जो बच्चा है उसका ब्रीदिंग रेट कितना होगा, उसका होगा 30 से 40 ब्रीद पर मिनट। कितना होगा, 30 से 40 ब्रीद पर मिनट देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा, तो हम याद रखेंगे ब्रीदिंग रेट किस पर डिपेंड करता है, जितना आकार होगा एक व्यक्ति का, एक जीव का जितना आकार होगा उस पर ब्रीदिंग रेट जो है निर्भर करता है। कैसे करता है, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा जानवर है तो वहां पर जैसे खरगोश और हाथी की बात करें तो हाथी का शरीर ही कितना बड़ा है, अगर ऑक्सीजन को सर्कुलेट होना है बॉडी में तो किसके पास जाएगी, हार्ट के पास जाएगी, क्योंकि ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट करता है। तो वहां पर उसको पंप करने के लिए ऑक्सीजन, पूरे शरीर हाथी का क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वहां पर आकार के बड़े होने की वजह से ऑक्सीजन को पंप होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और वहीं पर एक खरगोश है तो उसके शरीर कितना होता है, छोटा सा होता है हाथी के मुकाबले, तो वहां पर ऑक्सीजन अच्छे से पंप हो सकती है ब्लड के जरिए, ठीक है। वहां पर उसके शरीर का आकार है जो वो छोटा है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन जो है अच्छे से पंप हो पाएगी। तो यहाँ पर शरीर के आकार पर ब्रीदिंग रेट मैटर करेगा, ठीक है। यहाँ पर एडल्ट के लिए ब्रीद रेट कितना रहेगा, 12 से 16, और इन्फेंट के लिए, शिशु के लिए ब्रीद रेट कितना रहेगा, 30 से 40 रहेगा। कितना रहेगा, 30 से 40 रहेगा ब्रीद रेट, ठीक है, इन्फेंट के लिए। देन यहाँ पर हम देखेंगे, अब ब्रीद रेट तो हमने देख लिया 30 से 40 है शिशु के लिए, एडल्ट के लिए कितना होगा, 12 से 16। और यहाँ पर देखिए तो एक साइकिल कितने में कंप्लीट होती है, 5 सेकंड में। कितने में होती है, 5 सेकंड में। तो 12 पंच क्या हो गया, 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड हो गए। तो वहां से इसीलिए जो है ऑन एवरेज हमने ब्रीद रेट कैलकुलेट करी। अब यहाँ पर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर किसको कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर। श्वसन को कंट्रोल कौन करता है, हमारे शरीर की सारी मेजर एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। तो श्वसन को भी कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन ही करेगा। ब्रेन का कौन सा पार्ट, मेड्यूला ओब्लोंगेटा, कौन, मेड्यूला ओब्लोंगेटा करेगा, मेड्यूला ओब्लोंगेटा करेगा। अब मेड्यूला ओब्लोंगेटा कहाँ है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट है। कौन से ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क का बिल्कुल लास्ट पार्ट है। कौन सा, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। अब जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा है वही सारी वाइटल जो हमारी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं हमारे शरीर की सारी, उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। वोमिटिंग सेंटर कहा जाता है इसको, रिफ्लेक्स सेंटर है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, कार्डिक रिफ्लेक्सेस को भी यही कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर इसको नीमोटैक्सिक सेंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीमोटैक्सिक सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर। अब यहाँ पर इसकी भी कितनी चीजें काम करते हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप काम करते हैं, एक तो VRG और एक है हमारा DRG। एक है VRG, सेकंड है DRG, ठीक है। VRG की फुल फॉर्म क्या है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, यानी कि आगे वाला रेस्पिरेटरी ग्रुप, और डोर्सल का मतलब क्या है, पीछे वाला रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और दूसरा क्या है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, ब्रेन करता है। ब्रेन का भी कौन सा पार्ट करता है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। अब यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, नीमोटैक्सिक सेंटर। और इसका भी कौन कंट्रोल करता है, VRG और DRG कंट्रोल करते हैं, यानी कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल का मतलब क्या है, पीछे वाला, और वेंट्रल का मतलब क्या होता है, जो आगे की तरफ होता है। कहां पर होता है, आगे की तरफ होता है। अब हमने देखा रेस्पिरेटरी कंट्रोल हो गई, लेकिन श्वसन दर को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। अब हम देखेंगे, अगर श्वसन दर है यानी कि ब्रीद रेट को मापना है तो वहां पर उसके लिए अपरेटस यूज होगा, तो वो अपरेटस का नाम क्या होगा, ब्रीथिंग रेट इज मेजर्ड बाय, यहाँ पर यंत्र का नाम क्या है, स्पाइरोमीटर। क्या है, स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर क्या है,
यंत्र है, रेट मेजर करने का। वायु दर का मापक यंत्र। वायु दर का मापक यंत्र क्या कहलाता है? स्पाइरोमीटर। क्या होता है? स्पाइरोमीटर वायु दर का मापक यंत्र है। किसका मापक यंत्र है? वायु दर का मापक यंत्र है। क्या है? हमारा स्पाइरोमीटर। अब रेस्पिरेटरी सेंटर कौन है? मेडुला ओब्लोंगेटा है। श्वसन दर कितनी है? नॉर्मल 12 से 16 है। किस पर डिपेंड करेगी श्वसन दर हमारी? डिपेंड करेगी आकार पर। किसके आकार पर? हर एक जीव के आकार पर यहाँ पर डिपेंड करेगी हमारी श्वसन दर। क्या डिपेंड करेगी? हमारी श्वसन दर। अब हमने बोला हमने ऑक्सीजन ली, बाहर क्या गई? CO2। ठीक है, कहां पे हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? हुआ यहाँ पर एल्वोलाइज में। कहां पर हुआ? एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे रेशियो ऑफ गैसेस को। इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रेशियो ऑफ गैसेस को। गैसेस को यानी कि गैसेस का रेशियो किस प्रकार से दिखता है? रेशियो ऑफ गैसेस को। रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब है हम सांस ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? इंस्पिरेशन। हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपिरेशन। सांस हमने ली इज इंस्पिरेशन, सांस हमने छोड़ी इट्स एक्सपीरेशन। ठीक है, सांस ली इंस्पिरेशन, सांस छोड़ी निश्वसन यानी कि एक्सपीरेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इंस्पिरेशन हमने की यानी कि सांस हमने अंदर ली। अब हम इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन, हमने तो ये सुना है। और एक्सहेल क्या करते हैं? CO2। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एटमॉस्फेयर में केवल ऑक्सीजन ही है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर ऑक्सीजन ही है या हमारे नाक में कुछ ऐसा सिस्टम है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जा सकती है। यहाँ पर तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में CO2 भी प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल करें? ऐसा नहीं है। जब हम इनहेलेशन करते हैं यानी कि सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो वहां पर नाइट्रोजन भी अंदर जाती है। नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, वहां पर ऑक्सीजन भी अंदर जाएगी और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाएगी। ठीक है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाएगी। और ऐसे ही जैसे हम एक्सपायर करेंगे यानी कि एक्सपायरेशन करेंगे किसको? हमारी एयर को, तो वहां पर नाइट्रोजन भी बाहर आएगी, वहां पर ऑक्सीजन भी बाहर आएगी और वहां पर CO2 भी बाहर आएगी। ठीक है, नाइट्रोजन भी आएगी, ऑक्सीजन भी आएगी, CO2 भी आएगी और अंदर भी क्या जाएगी? नाइट्रोजन भी जाएगी, ऑक्सीजन भी जाएगी, CO2 भी जाएगी। क्योंकि एटमॉस्फेयर में सारी की सारी गैसेस प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि ये गैस प्रेजेंट है और या फिर हमारे नाक में कोई ऐसा यंत्र है जो सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर खींचेगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से दिखते हैं? हमें पता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है हमारी नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%। कितनी है? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। कितनी है? 21%। और पूरा बिल्कुल एक्यूरेट तो है 20.98, बट 21 हम लेकर के चल सकते हैं। CO2 बहुत ही कम है, 0.04%। कितनी है? 0.04%। अब यहाँ पर जब हमने सांस ली यानी कि एटमॉस्फेयर में एयर थी, उसका कुछ टेम्परेचर भी था, उसमें नमी यानी कि ह्यूमिडिटी भी थी, आर्द्रता भी थी। ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं? नमी या आर्द्रता। तो यहाँ पर जब हमने सांस ली तो वहां पर टेम्परेचर क्या था? अब ये नहीं है, जरूरी नहीं है सेम ही टेम्परेचर हो। जब हम सांस ले रहे हैं, क्या पता बाहर का मौसम ठंडा है, बाहर बारिश आ रही है, बाहर गर्मी पड़ रही है, बाहर ओले पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? ये डिफरेंट रहता है हमेशा। क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा हमेशा। टेम्परेचर जो है अलग दिखाई देगा। और ह्यूमिडिटी भी कैसी होगी? जरूरी नहीं है, अगर ठंडा मौसम है तो ज्यादा ह्यूमिडिटी है एयर में, अगर गर्मी का मौसम है तो नमी जो है, आर्द्रता जो है कम हो जाती है एयर में। अब यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी कैसी होती है? अनसैचुरेटेड होती है। कैसी होती है? अनसैचुरेटेड होती है।
अनसैचुरेटेड होती है, यानी कि सैचुरेटेड नहीं है, कैसे भी हो सकती है, नमी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम याद रखेंगे कि यहाँ पर जब हम एक्सपायर करते हैं सांस को जब हम बाहर की तरफ जो है छोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है कितने प्रतिशत हो जाएगी, तो नाइट्रोजन में हम याद रखेंगे कोई भी चेंज नहीं आता। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी जो है गैस है जो हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, जहां पर जिसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता, जो तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जितनी है उतनी वैसी की वैसी ही बाहर आ जाती है, इसका कोई भी यूज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं करता। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी बाहर आ जाएगी, 78% ही बाहर आ जाएगी। ऑक्सीजन कितनी आएगी, 16.6%। कितनी आ जाएगी, 16.6%। तो लगभग 4% ऑक्सीजन को हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ऑक्सीजन को यूज कर लेता है। अब यहाँ पर हम नेचुरल फिनोमिना पढ़ेंगे, हमने सांस ली, क्या आया, ऑक्सीजन, और वापस छोड़ेंगे जब किसकी मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की, यानी कि CO2 कितनी थी, बिल्कुल 0.4% थी, लेकिन यहाँ पर CO2 कितनी हो जाएगी, 4%। कितनी हो जाएगी, 4%। तो हमें यही चीज जो है याद रखनी है। जब हमने इंस्पायर की थी एयर, यानी कि सांस जब अंदर ली थी, तो किसका वॉल्यूम बढ़ा था, किसका वॉल्यूम ज्यादा था, ऑक्सीजन का। लेकिन हमने जब सांस बाहर छोड़ी तो किसका वॉल्यूम बढ़ गया, CO2 का। CO2 कितनी थी, CO2 थी हमारी 0.04%, लेकिन हो कितनी गई, 4% हो गई। तो यही चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हमने सांस ली तो क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन कितने परसेंट थी, 21%। जब हम एक्सपायर करेंगे, यानी कि एक्सपायरी यानी कि एक्सपिरेशन करेंगे किसका, गैसेस का, तो यहाँ पर CO2 की दर जो है वो बढ़ जाती है। CO2 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, बढ़ करके 4% हो जाएगा। और टेम्परेचर की आगे अगर बात करें, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तो हमें याद रखना है हमारा शरीर टेम्परेचर जो है किनका, गैसेस का, अपने शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर लेता है, यानी कि कितना, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा क्यों करता है, अगर टेम्परेचर मान लो एयर का ज्यादा होगा या कम होगा तो ब्रोंकाई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, उसमें क्या होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन वहां पर हो सकता है। इसीलिए टेम्परेचर जो है मेंटेन कर लेता है हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। यहाँ पर वायु की दर भी कितनी हो जाएगी, 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाएगी। ह्यूमिडिटी अनसैचुरेटेड थी, ये भी क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। यानी कि अगर नमी की जरूरत होगी, अगर नमी की जरूरत होगी तो शरीर ऐड कर देगा उसमें, ठीक है, क्या बना देगा, इसको सैचुरेटेड बना देगा। और टेम्परेचर को कहां पर ले आएगा, अपने शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएगा। श्वसन की दर को कितना, 37 डिग्री सेल्सियस पर ले आएगा, ताकि यहाँ से फेफड़ों को कोई इन्फेक्शन जो है ना होने पाए। और CO2 यहाँ पर इसका दर बढ़ेगा और इंस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन का दर क्या है, यहाँ पर कम हो जाएगा। लगभग 4% ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर यहाँ पर यूज कर लेगा। क्या कर लेगा, लगभग 4% यूज कर लेगा हमारा शरीर नॉर्मल एक्टिविटीज, डेली लिविंग एक्टिविटीज को करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने बोला ऑक्सीजन हमने इनहेल की और एक्सहेल क्या की, CO2। यहाँ पर ये हुआ कैसे, ऑक्सीजन हमने ली, कहां पर चली जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी। कहां पर चली जाएगी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है चली जाएगी। हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, कहां पर चली गई, ब्लड के अंदर चली गई। अब याद रखना है जो ब्लड की वॉल है, ब्लड की जो वॉल है और जो एल्वोलाई की वॉल है, इसकी ब्लड की और एल्वोलाई की क्या है, वॉल है, वो आपस में एक ही वॉल को शेयर करती हैं। यानी कि आपस में उनका सरफेस क्या है, सटा हुआ, यानी कि एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है या आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी वॉल किसकी, एल्वोलाई की, जो एक्सटर्नल है, यानी कि एयर इन एंड आउट, यानी कि सांस अंदर, एयर अंदर आ रही है और यहीं से क्या जा रही है, वापस। और यहीं पर वॉल है हमारी किसकी, ब्लड वेसल की, किसकी, ब्लड वेसल की, जहां से ब्लड जो है आ रहा है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, और क्या होकर के निकल रहा है, ऑक्सीजनेटेड होकर के निकल रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये अब हम देखेंगे। सबसे पहले ब्लड को पंप कौन करता है, ब्लड को पंप करता है हार्ट। ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट करता है, यानी कि हृदय करता है। अब हृदय तो करता है, कैसे करता है, अब हृदय में क्या है, जादू है। अब हृदय के पास सारा का सारा बॉडी का जो ब्लड है इकट्ठा होकर के जाता है, भैया हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हृदय के पास ऑक्सीजन नहीं है।
हृदय क्या कह देता, भैया मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ जहां पर ऑक्सीजन है। तो हृदय कहाँ पर ऑक्सीजन पाने के लिए ब्लड को भेज देगा, सारी की सारी ऑक्सीजन पाने के लिए, सारी ऑक्सीजन है कहाँ पर, लंग्स में है। कहाँ पर है, लंग्स में है। हार्ट क्या करेगा, सारे के सारे ब्लड को, सारे के सारे ब्लड को किसके पास भेज देगा, लंग्स के पास। भाई मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी आपको, लंग्स से मिलेगी। तो लंग्स के पास कहाँ से ब्लड आएगा, पल्मोनरी आर्टरी से। क्या कौन लेकर जाती है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है ब्लड। कौन सा लेकर जाती है, इम्प्योर वाला, यानी कि CO2 वाला ब्लड। और लेकर के कौन आएगी, पल्मोनरी वेन। कहां से, लंग्स से हार्ट तक कौन लेकर आएगी, पल्मोनरी वेन लेकर के आएगी। कौन सा लेकर आएगी, प्योर ब्लड। कौन सा, प्योर ब्लड लेकर के आएगी। और यहाँ पर प्योर ब्लड का मतलब ही क्या है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये होता कैसे, यहां से बिल्कुल स्ट्रक्चर हम समझेंगे। ये क्या है, हमारी एल्वियोलस है। क्या है, एल्वियोलस है। एल्वियोलस क्या है, एल्वियोलस है। एक बार और अच्छे से समझेंगे इसको कि यहाँ पर किस प्रकार से ये काम करता है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है सारा का सारा ब्लड लेकर आ गई, कहाँ पर आ गई, लंग्स के अंदर आ गया। कहाँ आ गया ये, लंग्स के अंदर आ गया। लंग्स में ही कौन प्रेजेंट है, लंग्स में ब्लड वेसल भी प्रेजेंट है। ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल है। क्या है, लंग्स में प्रेजेंट है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है। और लंग्स में ही क्या प्रेजेंट है, हमारा एल्वियोलस। क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलस, यानी कि एल्वियोलाई वायु कुपिकाएं, जहां पर ये किसके लिए जिम्मेदार है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही हम देखेंगे कि किस प्रकार हो रहा है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने बोल तो दिया कि यहाँ से ऑक्सीजन आएगी और वापिस क्या जाएगी, वापिस जाएगी हमारी ऑक्सीजन इन होगी और आउट क्या होगी, हमारी CO2, ठीक है। लेकिन किस प्रकार से, यहीं पर एल्वियोलस जो है, यहीं पर एल्वियोलस की दीवारें किससे सटी हुई हैं, यहाँ पर सरफेस से ब्लड वेसल की। अब हमें एक नेचुरल जो नॉर्मल थिंग है हमें याद रखनी है, क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, विसरण प्रक्रिया, यानी कि मोलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसमिशन, लोअर कंसंट्रेशन तक का ट्रांसमिशन ही क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, यहाँ पर डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन। यहाँ पर देखी जाती है डिफ्यूजन की प्रक्रिया, यानी कि विसरण की प्रक्रिया। किस प्रकार से, हमें पता है, मैंने आपको अभी बताया था, एक बार फिर से देख लेंगे। जब हमने सांस ली, ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी। ऑक्सीजन और CO2 की बात करें, जब हमने सांस ली तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी। लेकिन जब हमने सांस वापस छोड़ी तो किसकी मात्रा ज्यादा हो गई, CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई। जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन का दर ज्यादा था, जब हमने सांस वापस छोड़ी तो किसका दर ज्यादा हो गया, CO2 का दर ज्यादा हो गया। अब ऐसा किस लिए हुआ, यही हमें समझना है कि ऐसा किस लिए हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ डिफ्यूजन के कारण। यहाँ पर सांस ली तो किसकी मात्रा ज्यादा थी, ऑक्सीजन की मात्रा। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं कहां पर, हाइयर टू लोअर कंसेंट्रेशन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, हाइयर टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरह ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन होता है उनका हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के अंदर। अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, एल्वियोलस कहां से अटैच है, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में किसकी दर ज्यादा थी, ऑक्सीजन की दर ज्यादा थी। तो ऑक्सीजन वाला सारा कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एल्वियोलस में ऑक्सीजन की मात्रा क्या थी, ज्यादा थी। ब्लड वेसल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। तो हाइयर कंसेंट्रेशन से कहाँ आएंगे, लोअर कंसेंट्रेशन के अंदर। यही हम CO2 की बात करें तो CO2 कहाँ पर जाता है, जो हमारा ब्लड है वहां पर CO2 ज्यादा है। ब्लड के अंदर CO2 क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहीं पर होती है ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, फूड का, तो उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पर CO2 की मात्रा ज्यादा है तो CO2 कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलस में चला जाएगा, और एल्वियोलस से कहाँ चला जाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलस से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे इसको। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसका जो है
प्रोसेस जो है क्या देखी जाती है, मॉलिक्यूल्स की, किसकी, मॉलिक्यूल्स की, कौन सी, डिफ्यूजन वाली, कौन सी, डिफ्यूजन वाली प्रोसेस यहाँ पर दिखती है। किस प्रकार से दिखती है, डिफ्यूजन है क्या, ट्रांसमिशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का क्या होना, ट्रांसमिशन होना, फ्रॉम कहां से कहां तक जाते हैं, हाइयर से लोअर कंसेंट्रेशन आते हैं, कहां से मूव करते हैं, हाइयर से लोअर की तरफ मूव करते हैं। तो एल्वियोलस में यानी कि ये क्या है, एटमॉस्फेयर की है, ये सारी क्या है, एटमॉस्फेयर की, यानी कि ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। कैसा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इंटरनल नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल है। तो यहाँ पर किसकी दर ज्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है, ब्लड वेसल्स में कम है, तो हाइयर से कहां पर मूव करेगी ऑक्सीजन, ब्लड वेसल की तरफ, यानी कि यहाँ से कौन सा ब्लड निकल जाएगा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वापस यहाँ से कौन सा जाएगा, यहाँ से जाएगी हमारी CO2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स में CO2 की दर ज्यादा है, किससे, एल्वियोलस से, तो CO2 कहाँ मूव करेगी, एल्वियोलस से, और यहीं से क्या चली जाएगी, वापिस चली जाएगी। तो श्वसन की प्रक्रिया इसी टाइप से हमें दिखती है। एक बार फिर से जान लेंगे श्वसन की डेफिनेशन को कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, रेस्पिरेशन क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, किसका ऑक्सीडेशन है, फूड का ऑक्सीडेशन है, दैट रिजल्ट्स इन द formation of, in the formation of CO2 and H2O along with energy, CO2 and H2O along with energy, along with energy। यहां पर हमने देखा CO2 और H2O जो क्या है, यहां पर रिलीज होते हैं, किसके बाद, जब ऑक्सीडेशन होता है, किसका, फूड का, यानी कि ग्लूकोज का। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर एंड रिजल्ट जो है क्या निकल के आएगा, यहाँ पर रिलीज हो जाएगा CO2 H2O एंड ATP, कितनी ATP, 38 ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कितनी एनर्जी, 673 KCl एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। और ये किस प्रकार की जो है यहाँ पर ये देखी जाएगी प्रोसेस, ये है हमारी केमिकल प्रोसेस, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हमें ये दिखेगी। क्या, हमारी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या दिखती है हमें, वो होती है हमारी फिजिकल प्रोसेस। कौन सी होती है, फिजिकल प्रोसेस यहाँ पर दिखती है। अब एक तो होती है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होती है हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन। दोबारा से समझेंगे इसको अच्छे से बिल्कुल। एक है हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज आवर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दोनों में अंतर क्या है, एक तो है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक है हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक होता है हमारा अंतः श्वसन और एक होता है हमारा बाहरी श्वसन। अब अंतः और बाहरी का मतलब क्या है, अंतः का मतलब क्या है, ऑर्गन तक पहुंच रही है ऑक्सीजन। बाहरी का मतलब क्या होता है, सिर्फ हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, इनहेल किया किसको, एक्सहेल किसको किया, CO2। अब जैसे ही हमने इनहेल किया ऑक्सीजन को, कहां से इनहेल किया ये हमें जानना है, नोज से। नोज से ऑक्सीजन कहां गई, सबसे पहले एनवायरमेंट से, सॉरी, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन कहां गई, नोज। नोज से कहां जाएगी, बिल्कुल लास्ट क्या है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है। अब एल्वियोलाई से कहां जाएगी, दोबारा नोज, नोज से पूरे एनवायरमेंट में दोबारा चली जाएगी। ये कौन सा श्वसन है, बाहरी श्वसन है, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। इंटरनल एल्वियोलाई से स्टार्ट होता है, इंटरनल एल्वियोलाई से क्या होगा, स्टार्ट होगा। कहां तक जाएगा अभी हम देखेंगे। इंटरनल एल्वियोलाई से क्या होगा, स्टार्ट होगा। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां जाएगी, एल्वियोलाई से अभी हमने समझा है ऑक्सीजन, यहाँ पर इनकी सरफेस है जो एल्वियोलाई और ब्लड वेसल की सरफेस है जो वो क्या होती है, एक दूसरे से सटी हुई होती है, यानी कि उनका सरफेस जो है बिल्कुल पास में होता है सरफेस। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी। और ब्लड का तो काम ही है ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाना, हार्ट इसको ब्लड को पंप करेगा, कहां तक पहुंचाएगा, प्रत्येक उत्तक यानी कि टिश्यू तक और प्रत्येक कोशिका यानी कि सेल तक।
और यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ पर ये है हमारा अंतः श्वसन यानी बॉडी के अंदर की बात, और यहाँ पर था हमारा बाहरी श्वसन, सिर्फ हमने सांस ली, एल्वियोलाइज तक गई, क्या आई, ऑक्सीजन इन हुई, ऑक्सीजन इन एंड CO2 इज आउट। ये था हमारा कौन सा श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या था हमारा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल में क्या है, एल्वोलाइज से स्टार्ट होगा, ब्लड टिश्यू एंड देन हर एक कोशिका हर एक सेल तक ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएगी और शरीर अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चला पाएगा। तो यहाँ पर था ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, रेशियो ऑफ गैसेस, रेशियो ऑफ गैसेस को। अब रेशियो का मतलब क्या था, कौन सी गैस जो है एक्सचेंज नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, जैसे कि जैसे हमारे शरीर में गई थी वैसे की वैसे क्या आ गई, बाहर आ गई। लेकिन ऑक्सीजन का दर क्या था, ज्यादा था इंस्पिरेशन के वक्त, और एक्सपिरेशन के वक्त किसका दर ज्यादा हो गया था, CO2 का दर यहाँ पर क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था। किसमें ज्यादा हो गया था, एक्सपिरेशन में। अब हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने देख लिया। अब मैंने बोला ऑक्सीजन ब्लड में चली गई, ऑक्सीजन किसमें चली गई, ब्लड में चली गई। अब ब्लड में ऑक्सीजन कैसे चली गई, ब्लड में ऑक्सीजन कैसे चली गई, ऑक्सीजन की अगर हम नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ऑक्सीजन जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, वाटर में इनसोल्यूबल होती है। इनसोल्यूबल भी हम नहीं लिख सकते, पानी में कम सोल्यूबल होती है। ऑक्सीजन जो है वाटर में कम सोल्यूबल होती है या बहुत ही कम सोल्यूबल होती है, बहुत कम सोल्यूबल होती है। अब जब मैंने बोला कि जब ऑक्सीजन जो है पानी में घुलती नहीं, प्लाज्मा में घुलनशील ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन गई कैसे ब्लड में, ऑक्सीजन आई तो, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर ब्लड में आई, लेकिन ब्लड में क्या है, 55% तो प्लाज्मा है, बाकी 45% क्या है, ब्लड के सेल है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, 55% तो प्लाज्मा है। प्लाज्मा में भी क्या है, प्रोटीन है, 8% जो होता है हमारा, 92% इसमें क्या है, वाटर इनटेक है। अब यहाँ पर प्लाज्मा में जब ये घुलनशील ही नहीं है तो ब्लड में ऐसा क्या पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को क्या है, बांध कर रखता है, ठीक है। ब्लड में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को बांध कर रखता है, तो हमें याद रखना है कि ब्लड में क्या प्रेजेंट है, RBC, RBC में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात हम करेंगे, हीमोग्लोबिन, ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन करता क्या है, ऑक्सीजन को बांधता है, ऑक्सीजन को बांधता है, ऑक्सीजन को कौन बांधता है, हीमोग्लोबिन बांधता है अपने साथ। अब ऑक्सीजन को कौन बांधेगा, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन पानी में क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है, तो हमें याद रखना है तकरीबन 1.5% ऑक्सीजन, 1.5% ऑक्सीजन जो है इससे प्लाज्मा में घुलती है, प्लाज्मा में घुलकर जाती है, घुलकर जाती है। लगभग 1.5% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलकर जाती है और 98.5% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बंधती है, हीमोग्लोबिन से बंधती है। किससे बनती है, हीमोग्लोबिन से बंधती है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, HB भी लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है एवं RBC या ब्लड में पाया जाने वाला पिगमेंट है, ब्लड में पाया जाने वाला पिगमेंट है, वाला पिगमेंट है। तो
हमें याद रखना है हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं Hb। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को कौन बांधता है, हीमोग्लोबिन। क्यों बांधता है ऑक्सीजन को, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वाटर में इनसोल्यूबल होती है, घुलती ही नहीं है। तो लगभग 1.5% ऑक्सीजन को कौन घोलकर अपने साथ लेकर जाता है ब्लड में, प्लाज्मा। और बाकी की 98.5% ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बंधती है और सारे ब्लड में वाया ब्लड जो पूरी बॉडी में क्या होती है, सर्कुलेट होती है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। एवं ब्लड में पाया जाने वाला एक क्या है, वर्णक है या पिगमेंट है। अब हम बात करेंगे अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हमें याद रखना है 1.3 ml ऑक्सीजन से बंधता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल किसका, हीमोग्लोबिन का 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनता है। कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या है, बंधते हैं और सर्कुलेट होते हैं वाया ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं। किसके हैं, ऑक्सीजन के। किससे बंध रहे हैं, हीमोग्लोबिन से। 4 मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के। अगर ग्राम में बात करें, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने % ऑक्सीजन को जो है कंटेन करेगा, बंधेंगे 1.3 ml ऑक्सीजन जो है इससे बंधेगी। तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन है कि एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अब अगर हीमोग्लोबिन में ही देखें, अब अगर हीमोग्लोबिन में ही हम देखें, हीमोग्लोबिन करता क्या है। हीमोग्लोबिन जो वर्ड है, हीमोग्लोबिन जो वर्ड है, कितने वर्ड से मिलकर के बना है, 2 वर्ड से, हीमो प्लस ग्लोबिन। इसमें हीमो वर्ड का मतलब क्या है, हीमो का मतलब है आयरन। हीमो का मतलब क्या है, आयरन। और ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन। हीमो का मतलब क्या है, आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या है, प्रोटीन। अब हीमो आयरन है, क्या है, आयरन है। लेकिन कौन सा आयरन है, तो हमें याद रखना है ये है हमारा फेरस। क्या है, हमारा फेरस है। फेरस है। कौन सा, Fe++। कौन सा, Fe++ वाला फेरस है। अब हमें पता है हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे रक्त का कलर लाल है, हमारे ब्लड का कलर क्या है, लाल है। किसकी वजह से, आरबीसी की वजह से, यानी कि रेड ब्लड सेल की वजह से। रेड ब्लड सेल में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन है। अब ब्लड का कलर लाल किसकी वजह से है, आरबीसी की वजह से। आरबीसी का कलर लाल क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का कलर लाल क्यों है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है आयरन। आयरन भी कौन सा, फेरस वाला। हमें याद रखना है हीमोग्लोबिन में आयरन है, जिसकी वजह से रक्त का कलर क्या है, लाल है। और यहाँ पर आयरन है भी तो कौन सा है, फेरस है। कौन सा है, फेरस है, Fe++ वाला। कौन सा, Fe++ वाला। और यहीं पर ये ऑक्सीजन से बंधकर इसका नाम क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहेंगे अभी हम इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। यानी कि ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, क्या बन गया, हीमोग्लोबिन बन गया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन हम देखेंगे अगर ये फेरस ऑक्सीडाइज हो गया, यही फेरस क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यही फेरस ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, ऑक्सीडाइज होकर के ये बनाता है फेरिक। ऑक्सीडाइज होकर फेरिक बनाता है, फेरिक बनाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3++, ठीक है, Fe3+ होता है। यही फेरस ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, फेरिक बनाता है। क्या बनाता है, फेरिक बनाता है। और इससे होता क्या है, जो ये फेरिक है इसका नाम अब हो जाता है मिथाइमोग्लोबिन। क्या हो जाता है, मिथाइमोग्लोबिन, मिथाइमोग्लोबिन। अब ये मिथाइमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को नहीं बांध पाता, और यह पर्याप्त मात्रा में
ऑक्सीजन को नहीं बांध पाता, नहीं बांध पाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने देखा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या था, ऑक्सीजन को बांध रहा था। क्यों बांध रहा था भाई, ऐसा क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सोल्यूबल नहीं होती भाई पानी में। अब नहीं होती तो कितनी परसेंट, केवल 1.5% ऑक्सीजन जो है किसमें डिसोल्व हो जाएगी, किसमें, प्लाज्मा में, और वाया ब्लड जो है थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट हो जाएगी। और 98.5 किसमें बंधेगी, हीमोग्लोबिन से बंधकर जो है बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। देन हीमोग्लोबिन है कि एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, और ऑक्सीजन से बंधकर क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब यहाँ पर ब्लड में पाया जाने वाला क्या है, हीमोग्लोबिन एक वर्णक है। ब्लड में भी कहाँ पर पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन किससे बनता है, 1.3 ml ऑक्सीजन से बनता है। एक हीमोग्लोबिन कितने मोलिक्यूल से बनता है, 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल से बनता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये कितने से बनता है, ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है, हीमो और ग्लोबिन। हीमो का मतलब क्या है, हमारा आयरन। हीमो का मतलब क्या है, आयरन है। हीमो इज आयरन, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। हीमो आयरन है, लेकिन कौन सा आयरन है, फेरस है। कौन सा है, फेरस है। और यहाँ पर प्रोटीन प्रोटीन ही है। यहाँ पर ये फेरस आयन तो है, अब ये ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर फेरस ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या होगा, फेरस ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा, फेरिक बना देगा, जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को बांध नहीं पाएगा। और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथीमोग्लोबिन। मैथीमोग्लोबिन इसका नाम हो जाएगा। किसका नाम हो जाएगा, जो फेरिक बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगी फेरस की। अब ब्लड का कलर लाल क्यों है, आरबीसी की वजह से। इसकी वजह से, आरबीसी की वजह से। आरबीसी का कलर लाल क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का कलर लाल क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, कौन सा, विच टाइप ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, देयर इज, कौन सा आयरन है, वहां पर है फेरस। कौन सा है, फेरस, Fe++ वाला। अगर फेरस ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फेरिक बनाएगा। फेरिक क्या है, Fe3++ प्लस, और उसका नाम क्या देंगे, मिथाइमोग्लोबिन। क्या नाम दे देंगे हम, मिथाइमोग्लोबिन। और यहाँ पर ये पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को बांध नहीं पाएगा। अब हमने तो बात की सिर्फ किसकी, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का कलर क्या हो गया, लाल हो गया। लेकिन यहाँ पर बनती है प्रोफायरिन रिंग। क्या बनती है, प्रोफायरिन रिंग। अब हीमोग्लोबिन जो है हमारा, ये है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, ऐसे किस मॉलिक्यूल से मैच करता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर किसके, किस मॉलिक्यूल से मिलता है, इसका क्लोरोफिल से। किससे, क्लोरोफिल से। और इस रिंग को हम बोलते हैं प्रोफायरिन रिंग। क्या बोलते हैं, प्रोफायरिन रिंग। इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोफायरिन रिंग। अब हमें याद रखना है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल रिसेंबल करता है किससे, क्लोरोफिल से। लेकिन क्लोरोफिल का कलर क्या है, ग्रीन है। क्लोरोफिल का कलर क्या है, ग्रीन है। हीमोग्लोबिन का क्या हो गया, रेड हो गया। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर सेंट्रल एटम, बिकॉज ऑफ देयर सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम की वजह से कैसे हुआ, यहाँ पर इन दोनों की रिंग्स क्या है, बिल्कुल सेम है, प्रोफायरिन रिंग, यानी कि इनका स्ट्रक्चर एज इट इज सेम है, लेकिन इसका सेंट्रल एटम क्या हो गया, अलग हो गया। हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम क्या था, आयरन था। ड्यू टू आयरन इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन यहाँ पर हम अगर हम देखें क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम क्या है, तो यहाँ पर इसका सेंट्रल एटम क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम है। इसकी वजह से क्लोरोफिल का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो सिर्फ सेंट्रल एटम बदलता है। क्या बदलता है, सेंट्रल एटम बदलता है, और उसी की वजह से डिसाइड होगा कि किस जीव के रंग का कलर जो है क्या दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे किसको, जो इनवर्टिब्रेट है, यानी कि ऑक्टोपस का अगर एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल लें, ऑक्टोपस का एग्जाम्पल लें फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मोलस्क है एक टाइप का। ठीक है, मोलस्क का संघ का हिस्सा है और इनवर्टिब्रेट है ऑक्टोपस। तो इसके इसके ब्लड का कलर क्या है, इसके ब्लड का कलर क्या होता है, नीला होता है। क्या होता है, नीला, यानी कि ब्लू होता है। अब ब्लू क्यों होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन। अब इसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, इसके ब्लड में प्रेजेंट है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन इसका सेंट्रल एटम क्या है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, हम याद रखेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट है कॉपर।
यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है, और कॉपर का कलर क्या होता है, नीला होता है, इस वजह से हीमोसाइनिन के कारण, यानी कि कॉपर जो इसका सेंट्रल एटम क्या होगा, कॉपर होगा, इसकी वजह से जो हमारा ऑक्टोपस है इसके जो रक्त का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू यानी कि नीला हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ विच पिगमेंट, हीमोसाइनिन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हीमोसाइनिन प्रेजेंट है, और कॉपर की वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लू कलर का यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या होगा हमारा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लू हो जाएगा, यानी कि कॉपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल किसके मॉलिक्यूल से बिल्कुल रिसेंबल करता है, क्लोरोफिल से, लेकिन इनका सेंट्रल एटम अलग होने की वजह से इनका कलर क्या हो जाता है, अलग। क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम क्या है, मैग्नीशियम, तो यहाँ पर इसकी वजह से इसका कलर क्या है, ग्रीन। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, आयरन, इसकी वजह से इसका कलर क्या है, रेड। यहाँ पर क्या प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम है आयरन, कौन सा आयरन, फेरस वाला, कौन सा आयरन, फेरस वाला, Fe++, कौन सा, Fe++, कौन सा, फेरस प्रेजेंट है, याद रखेंगे। और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देता है, ये फेरिक बना देता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है किससे, हीमोग्लोबिन से बनकर थ्रू आउट द बॉडी क्या होती है, सर्कुलेट होती है। होप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे, एयर एंटरिंग इन द लंग्स, एयर एंटरिंग इन द लंग्स, इन द लंग्स। अब हम पढ़ेंगे एयर एंटर कर रही है किसमें भाई, फेफड़ों में एंटर कर रही है। तो हम याद रखेंगे जब एयर एंटर करती है किनमें, लंग्स में यानी कि फेफड़ों में, तो वहां पर उसके कितने स्टेप होते हैं, 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। कितने, 3 मेजर स्टेप्स होते हैं ऑफ एंटरिंग द एयर इन द लंग्स। तो यहाँ पर 3 मेजर स्टेप होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है फिल्ट्रेशन, क्या होता है, फिल्ट्रेशन। सेकंड क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन, क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन। और लास्ट क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन, क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहला होता है हमारा फिल्ट्रेशन, सेकंड क्या होता है, दैट इज थर्मो रेगुलेशन, एंड लास्ट क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन का मतलब तो पता है, फिल्टर कर देना। अब फिल्टर करेगा कौन, जहां से सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन कहाँ से होता है, ट्रैकिया से। कहाँ से होता है, ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से। तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई में लिखेंगे, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में, या इंग्लिश में लिख लो कोई बात नहीं, देयर इज ciliated structure is present, ciliated structure is present in trachea and bronchi, trachea and bronchi, which removes the dust and foreign particles, dust and foreign particles. सिलिएटेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सीलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहां पर, ट्रैकिया पर और ब्रोंकाई पर। वो करता क्या है, फिल्टर करता है एयर को। क्या करता है, फिल्टर करता है किसको, एयर को फिल्टर करता है। जो भी हम सांस लेंगे उसमें फॉरेन पार्टिकल्स भी होंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। अगर वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अब इन्फेक्शन को बचाने के लिए वहां पर क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो वो कहां कहां पर प्रेजेंट है, ट्रैकिया पर और ब्रोंकाई पर, ताकि डस्ट पार्टिकल और कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी धूल के कण एवं अलग किसी भी तरह के कण जो है एंटर ना कर पाए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और उसको नुकसान जो है ना पहुंचा पाए, या फिर वहां पर कोई इंफेक्शन जो है क्रिएट ना कर पाए। दूसरा स्टेप क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन।
सेकेंड स्टेप क्या है, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का मतलब क्या है, तापमान, रेगुलेशन इज नियंत्रण, यानी कि तापमान को नियंत्रित करना। नियंत्रण किसको, तापमान को, या तापमान या वायु को शरीर के तापमान पर लाना, तापमान पर लाना। ठीक है, या तो अगर तापमान ज्यादा है तो उसको कम कर देगा शरीर के तापमान पे, या तापमान कम है तो उसको शरीर के तापमान तक लेकर आएगा। थर्मो रेगुलेशन इज सेकंड स्टेप। अगर एयर एंटर करती है कोई भी लंग्स के अंदर, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर तापमान नियंत्रण ना हुआ, यानी कि अगर एटमोस्फेयर के जो, अगर हम देखें, अगर हम नोज के सामने उंगली लगाकर देखें, तो हम कैसे भी, एटमोस्फेयर कैसा भी हो, ठंडा है, गर्म है, बारिश हो रही, कुछ भी हो, ठीक है, एनीथिंग हो, ठीक है, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर उंगली लगाकर देखेंगे, तो जो भी हम एक्सपायर करेंगे, एयर को बाहर छोड़ेंगे, तो वो हमें गर्म ही महसूस होगी। कैसे महसूस होगी, गर्म ही महसूस होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि शरीर जो है उस एयर को अपने शरीर के तापमान पर, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट लेकर के आ जाता है। ऐसा क्यों करता है शरीर, ताकि हमारे फेफड़ों को वहां पर उस तापमान की आदत है, इसलिए यहाँ पर जो एयर है, अगर वो ज्यादा तापमान की होगी या उससे कम तापमान की होगी, तो वहां पर उसे इन्फेक्शन हो सकता है या नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए बॉडी जो एयर है उसको तापमान पर लेकर के आती है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, सही है। ठीक है, फिर ह्यूमिडिफिकेशन। अब मान लो अगर नमी की कमी है, किसकी कमी हो गई, नमी की कमी होगी, तो पर्याप्त मात्रा में नमी ऐड कर देगी। पर्याप्त मात्रा में नमी ऐड कर देगी। अब किसमें नमी ऐड कर देगी, जो भी एयर होगी एंटर करेगी लंग्स के अंदर, अगर उसमें मॉइस्चर की कमी है, आर्द्रता की कमी है, नमी की कमी है, तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर, नमी, आर्द्रता को जो है हमारा शरीर, बॉडी जो है ऐड कर देगी। फिर रीजन फिर वही सेम होगा, ताकि बचा जा सके किससे, इन्फेक्शन से, ताकि लंग्स को किसी भी टाइप का कोई भी इन्फेक्शन वहां पर ना हो सके। इसलिए ये क्या है, स्टेप है। अगर कोई भी एयर एंटर करती है, किसके अंदर एंटर करेगी, अगर लंग्स के अंदर एंटर करती है एयर, तो यहाँ पर 3 स्टेप में होकर के उसको गुजरना होगा। जो कि पहला क्या है, फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्टर करना एयर को। सेकंड क्या है, थर्मो रेगुलेशन। और लास्ट क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। लास्ट क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे वॉल्यूम्स, किसके वॉल्यूम, लंग्स के वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे किसकी, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स, अलग अलग प्रकार के वॉल्यूम पढ़ेंगे हम, किससे रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड। तो सबसे पहला इसमें कौन सा है, सबसे पहला है इसमें टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। अब लंग्स की कैपेसिटी किससे मापेंगे हम, लंग्स में क्या चीज आ रही है, एयर आ रही है, तो लंग्स की कितनी कैपेसिटी है उस एयर को होल्ड करने की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर को होल्ड कर पाएंगे हमारे लंग, तो वो वैल्यू आपको याद रखनी है 5800 टू 6000 ml। कितनी, 5800 टू 6000 ml एयर एंटर हो सकती है हमारे लंग्स के अंदर, या हमारी लंग्स की टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, 5800 टू 6000 मिलीलीटर है। और लीटर की कितनी अंदर हो जाएगी, लगभग 6 लीटर की कैपेसिटी है हमारे लंग्स की होल्ड करने की एयर को। इससे ज्यादा एयर नहीं आ पाएगी, चाहे हम कितना ही जोर लगा लें, इससे ज्यादा एयर वहां पर नहीं जा पाएगी। इतनी ही कैपेसिटी है लंग को होल्ड करने की, किसको, एयर को। नेक्स्ट आता है हमारा टाइडल एयर वॉल्यूम। टाइडल एयर वॉल्यूम, अब टाइडल एयर वॉल्यूम क्या है,
वायु की सामान्य दर, टाइडल एयर वॉल्यूम क्या होता है? वायु की सामान्य दर, सामान्य दर। अब वायु की सामान्य दर से क्या तात्पर्य है? यानी कि हम नॉर्मली अगर कुछ सोच नहीं रहे हैं कि हमें ज्यादा एयर एंटर करवानी है लंग्स के अंदर या हमें ज्यादा एक्सपायर करवानी है एयर लंग्स से, ठीक है, अगर हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं यानी कि इंस्पायर कर रहे हैं एयर को और बाहर छोड़ रहे हैं सांस को, ठीक है, तो वहां पर कितनी दर रहेगी एयर की? तो वो रहती है हमारी 500 ml। कितनी होती है? 500 ml दिखेगी। कितनी हो जाएगी? 500 ml। वायु की सामान्य दर कितनी रहती है लंग्स के अंदर जब हम सांस नॉर्मली ले रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं बिना किसी बल को यूज किए कि हमें कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम उसमें ऐड करना है या उस वॉल्यूम को क्या करना है? कम करना है। तो कितनी दर रहती है यहाँ पर वायु की? कितनी लंग्स के अंदर रहती है? 500 ml। कितनी रहती है? 500 ml। अब एक होता है IRV, एक होता है ERV, यानी कि एक होता है हमारा हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक होता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक होता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब एक होता है IRV देन ERV। इंस्पिरेटरी का मतलब क्या है? सांस अंदर लेना। एक्सपिरेटरी का मतलब क्या है? सांस बाहर छोड़ना। इंस्पिरेटरी से क्या तात्पर्य? अगर इंस्पिरेटरी में हम देखें तो इंस्पिरेटरी का मतलब क्या है? यानी कि वायु की वह अतिरिक्त मात्रा क्या हो जाएगी? वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त मात्रा जो बलपूर्वक फेफड़ों में भरी जाए, फेफड़ों में भरी जाए। ठीक है, वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक, वह अतिरिक्त मात्रा, ठीक है, नॉर्मल तो हम सांस ही ले रहे हैं लेकिन कई बार क्या होता है हमें ज्यादा कुछ है जिसकी वजह से हमें क्या हो गया, हमें ऐसा लगा कि हमें ज्यादा सांस लेने की आवश्यकता है, तो हमने क्या करा? आवश्यकता नहीं है वैसे ही करके देख रहे हैं। ठीक है, अतिरिक्त मात्रा, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक मनुष्य बलपूर्वक फेफड़ों में भर रहा है, जरूरत नहीं है उसकी, बलपूर्वक भर रहा है, तो कितनी भर सकते हैं? बलपूर्वक भी भर सकते हैं हम भाई 2,500 से 3,000, 2,500 से 3,000 ml भर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल कितनी थी? 500 ml, लेकिन ज्यादा भी अगर बल लगाएं, पूरा जोर लगा दे तो भी कितनी भर सकते हैं? 2,500 से 3,000 ml भर सकते हैं। उससे ज्यादा जवाब दे जाएंगे फेफड़े, होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ भी कर लो, इससे ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे, इतनी उसकी कैपेसिटी है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यानी कि सांस लेकर कितनी अतिरिक्त मात्रा को स्टोर कर सकते हैं? 2,500 से 3,000 ml को स्टोर कर सकते हैं। और अब एक्सपिरेटरी देखेंगे, यानी कि वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, ये क्या हो जाएगी भाई? वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो बलपूर्वक, यहां पर भी किसका इस्तेमाल हो रहा है? बल का भाई, बलपूर्वक फेफड़ों से बाहर निकाली जाए, बाहर निकाली जाए। तो वो क्या हो जाएगी भाई? बाहर निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी? जितनी अंदर ले सकते हैं, यानी कि 2,500 से 3,000
ml। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? 6 लीटर की। इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी का प्लस करके कितना होगा? 6 लीटर तकरीबन हो जाएगा। इसीलिए बलपूर्वक ऐड करना भी चाहे तो कितनी कर सकते हैं? लगभग 3000 ml। और बलपूर्वक बाहर निकालना भी चाहे, चाहे पूरी निकाल दे, ठीक है, फिर भी कितनी हो जाएगी वो? 3000 ml। पूरी तो निकल ही नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? रेसिजुअल वॉल्यूम भी होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रेसिजुअल वॉल्यूम होता है भाई। कौन सा वॉल्यूम? रेसिजुअल वॉल्यूम। रेसिजुअल वॉल्यूम। रेसिजुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है भाई? इतनी मात्रा, कितनी मात्रा जो फेफड़ों में रहेगी, बल लगा लो, जोर लगा लो, एडी चोटी का जोर लगा ले, तब भी उतनी मात्रा जो है फेफड़ों में रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। कितनी होती है? 1200 ml। 1200 ml एयर हर वक्त फेफड़ों में रहती है। कितना भी एडी चोटी का जोर लगा ले, ये मात्रा फेफड़ों से हम खाली नहीं कर पाएंगे। कुछ भी कर ले, ये मात्रा वहीं रहेगी, फेफड़ों से बाहर इसको नहीं निकाल पाएंगे। और इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? रेसिजुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? रेसिजुअल वॉल्यूम बोलते हैं। यानी कि रेसिजुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? वह मात्रा जिसको, वह मात्रा ऑक्सीजन की या एयर की, वह मात्रा जिसे बलपूर्वक भी फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल सकते, या वह मात्रा जो फेफड़ों में हमेशा रहती है, हमेशा होती है, ठीक है। वायु की वह मात्रा जिसे बलपूर्वक भी फेफड़ों से बाहर नहीं निकाला जाता, वो वहीं पे रहेगी। कितनी रहेगी भाई? टोटल 1200 ml। इससे पहले क्या देखा था? टोटल लंग कैपेसिटी कितनी थी भाई? कितना होल्ड कर सकते हैं? 6 लीटर कर सकते हैं। देन टाइडल एयर वॉल्यूम कितना था भाई? 500 ml, यानी कि वायु की सामान्य दर, ठीक है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, नॉर्मल प्रक्रिया चल रही है, कोई भी बल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया। देन ये कितनी रहेगी? 500 ml रहेगी। देन हमने देखा कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना रहेगा? जितनी वायु की अतिरिक्त मात्रा हमारे फेफड़े जो है और इनहेल कर सकते हैं, कितनी है भाई? लगभग 3 लीटर। कितनी है? लगभग 3 लीटर है। यहाँ पर एक्सपिरेटरी यानी कि बलपूर्वक कितनी बाहर निकाल सकते हैं, वह अतिरिक्त मात्रा, तो ये कितनी है? लगभग भाई ये भी कितनी है? 3 लीटर। और उसके बाद है रेसिजुअल वॉल्यूम, यानी कि कितना भी जोर लगा ले एडी चोटी का, ये मात्रा हमेशा फेफड़ों में रहेगी रहेगी। कितनी है भाई? 1200 ml। कितनी है? 1200 ml। तो आज हमने देखा फिजियोलॉजी किसकी? रेस्पिरेशन की। फिजियोलॉजी का चैप्टर जो है हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और यहाँ पर जो है रिलेटेड जो आपसे डाउट थे, मतलब आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड रेस्पिरेशन के, वो क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो।